हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा आपके अपने चैनल के माध्यम से हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ जैसी आदि एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य हिंदी पाठ की तैयारी कराई जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम एक रीतकालीन महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए उपयोगी होगा और क्योंकि इसमें जिन प्रश्नों को हमने कलेक्ट किया है वो सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। तो उम्मीद करते हैं सभी को प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से एक बात और बतानी थी कि जो हमारा पहले जनरल स्टडी ग्रुप हिंदी था उसका नाम चेंज करके हमने हिंदी ग्रुप स्टडी कर दिया है। और सभी से निवेदन है हमें एक कमेंट जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये नाम हमने क्यों चेंज किया है और कैसा लगा आप सभी के लिए। तो तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने रीतकालीन काल का प्रवर्तक किन्हें माना है। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है रीतकाल का प्रवर्तक? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। तो ऑप्शन है चिंतामणि है, केशव है और रत्नाकर है, मतीराम है। आंसर इसका हो जाएगा वो है चिंतामणि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक माना है। हालांकि कुछ लोग केशव को मानते हैं, लेकिन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो चिंतामणि को ही मानते हैं। इसके बाद है दूसरा प्रश्न। प्रश्न है धूर धूर तिन पायन की हाहा ने आने दे। ये प्रमुख पंक्तियां किसकी हैं ये बताना है। ऑप्शन है घनानंद हैं, ठाकुर हैं, बोधा हैं, दुष्देव हैं और सारे के सारे रीत मुक्त काव्य के जो काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, तो आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा घनानंद। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इन्होंने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है, उन्हीं में से ये पंक्तियां ली गई हैं। साथ ही इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न है दुष्देव का वास्तविक नाम क्या है। ऑप्शन है नृपशंभु है, राजा मानसिंह है, बलदेव सिंह है, महेश दास है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा बी सही। राजा मानसिंह ध्वजदेव का वास्तविक नाम है। ध्वजदेव रीत मुक्त काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और तो आंसर हो जाएगा राजा मानसिंह। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है। ऑप्शन है रत्नाकर है, मतीराम है, सेनापति और भूषण है। चार ऑप्शन है, तो आंसर इसका हो जाएगा सेनापति। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। ऑप्शन है चिंतामणि है, केशव है, भिखारीदास है, जोतराम है। तो आंसर जो हो जाएगा रामचंद्रिका केशवदास की महत्वपूर्ण रचना रही है, हम सभी लोग जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी सही, केशव। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार रीत निरूपण का आरंभ ग्रंथ कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन है कवि प्रिया केशवदास की है, कवि कल्पद्रुम चिंतामणि की रचना है, हितरंगिणी कृपाराम की, साहित्य लाली सूरदास की है। तो आरंभिक रचना बताना है कि रीत निरूपण ग्रंथ आरंभिक कौन सा रहा है। ऑप्शन है तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, यानी कि हित तरंगिणी कृपाराम की। ऐसा माना जाता है कि जो कृपाराम की रचना है हित तरंगिणी, इसी से जो हमारे रीत निरूपण ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं रीतकाल में वो सारे के सारे यहीं से इन्हीं के मतलब उस पर आधार पर लिखे गए हैं और यही एक आरंभिक रचना मानी जाती है रीत निरूपण ग्रंथों की। तो आंसर हो जाएगा सी सही, सी सही। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। सतसही परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। ऑप्शन है अमरूक सतसही, दूसरी अमरूक कवि के द्वारा लिखी गई है, ब्रंद सतसही ब्रंद कवि के द्वारा है, नीत शतकम भर्तहरि की रचना है और गाथा सप्तशती हाल की रचना है। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी सही। गाथा सप्तशती जो रचना है वो हाल के कवि के द्वारा लिखी गई है और यहीं से सतसही परंपरा का आरंभ होता है। बिहारी सतसई में ब्रंद सतसई और सॉरी अमरूक सतसई और हाल सतसई तीन दोनों रचनाओं का इसमें उल्लेख हुआ है, यानी कि दोनों रचनाओं से इन्होंने कुछ न कुछ अपना साहित्य लिया है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 8।
प्रश्न है रामचंद्र को छंदों का अजायब घर कहने वाले समीक्षक कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इस प्रश्न को आप जरूर अपने नोट्स में ऐड करिएगा। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी और रामकुमार वर्मा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। रामकुमार वर्मा के द्वारा ही जो केशव दास की रामचंद्र का है उसे छंदों का अजायब घर कहा है, क्योंकि इसमें छंदों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है इस रचना में, इसीलिए इस रचना को छंदों का अजायब घर डॉक्टर नागेंद्र ने इस रचना का नाम दिया है। तो आंसर वो सॉरी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसका नाम दिया है, तो आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न हमारा। प्रश्न है निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं के अनुसार सुमेलित करना है। ऑप्शन है पांडनी चरित, सुजान चरित, काव्य प्रकाश और छत्र प्रकाश। और आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 3 4 1 2। आंसर हो जाएगा सी सही, 3 4 1 का 3, यानी कि पांडनी चरित जो लिखा है वो लिखा है मुबारक ने। दूसरा है सुजान चरित्र लिखा है सूदन ने। तीसरा है काव्य प्रकाश जो रचना है वो लिखी है चिंतामणि ने। ठीक है, इसके बाद है छत्र प्रकाश लाल कवि की महत्वपूर्ण रचना रही है। तो इस प्रकार से आप इस मतलब मिलान करिएगा अपने इन प्रश्नों का। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 10। आनंदी लाल शर्मा द्वारा बिहारी सतसई पर लिखित फारसी टीका का नाम है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आनंदी लाल शर्मा के द्वारा लिखित ये महत्वपूर्ण रचना रही है और बहुत बार एग्जाम में ये रिपीट होती है रचना। इन्होंने फारसी भाषा में इसकी टीका लिखी है। ऑप्शन है यमक सतसई, शायर सतसई, फिरंगी सतसई और सतसई ए हाजिर। तो आंसर हो जाएगा सी सही, फिरंगी सतसई ही आनंदी शर्मा द्वारा लिखित टीका है। बिहारी सतसई पर लिखी हुई महत्वपूर्ण टीका रही है ये। तो आंसर सी सही है इसका। इसके बाद है प्रश्न नंबर हमारा 11 और प्रश्न है बिहारी सतसई के प्रत्येक दोहे पर सवैया की रचना करने वाले कवि हैं। महत्वपूर्ण है, सवैया की रचना किसने की है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, कृष्ण कवि हैं और कवि गिरधर हैं और लालचंद्र सिंह हैं। तो ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का हो जाएगा कृष्ण कवि, यानी कि बी सही। आंसर हो जाएगा हमारा बी सही, कृष्ण कवि। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न हमारा दूसरा प्रश्न है 12। निम्नलिखित रीतकालीन ग्रंथों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिएगा। सुमेलित रीतकालीन ग्रंथ हैं, उनके रचयिताओं के नाम बताने हैं। ऑप्शन है वीर सिंह चरित्र और कवि कुल कंठाभरण। दूसरा है व्रत कौमुदी। तीसरा है प्रबोध रस प्रबोध। तो हमको ये बताना, मिलान करके बताना है। आंसर जो हो जाएगा इसका 12 का 4 3 2 1। आंसर हो जाएगा इसका 4 3 2 1, यानी कि डी सही। ठीक है, 2 1 मिलान करिएगा आप लोग, मिलान करेंगे। वीर सिंह देवचरित केशव की रचना है। दूसरा है कवि कुल कंठाभरण, दुहुल कवि की रचना है। तीसरा है व्रत कौमुदी, मतीराम की रचना है। चौथा है रस प्रबोध, रसलीन की रचना है। इस प्रकार से इसका मिलान करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद है दूसरा प्रश्न है 13। राधा कान्हा तो सुमिरन को बहानो है, रीतकाल कवियों की भक्तहीनता के संदर्भ में उपयुक्त समीक्षा करने वाले हैं, यानी कि कवि कौन है? महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ये बहुत बार पंक्तियां आती हैं। राधा कान्हा को सुमिरन को तो एक बहाना है। ऑप्शन है इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, भिखारी दास देव। 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 13 का वो हो जाएगा भिखारी दास। भिखारी दास का ऐसा मानना है कि जो रीतकालीन कवि उन्होंने राधा कृष्ण के ऊपर जो अपनी काव्य लिखा है वो तो एक उनका बहाना मात्र है, ऐसा माना है भिखारी दास ने। तो आंसर हो जाएगा भिखारी, सी सही। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है निम्नलिखित रीत ग्रंथों को रीतबद्ध कवियों में सुमेलित कीजिएगा। ऑप्शन है कवि कुल कंठाभरण, छंदमाला, ललित ललाम और सर्व 16 प्रकाश। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रीतकालीन कवियों की। तो पहले ही हमने एक ऊपर बताया था, कवि कुल कंठाभरण जो रचना है दूल कवि की है, छंदमाला केशव की आती है और ललित ललाम मधुराम की रचना है
और सर्व 16 प्रकाश जो रचना है वो है गुरु गोविंद सिंह की। तो मिलान कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन आंसर भी ढूंढ लीजिए, इस हिसाब से आंसर इसका हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 4 3 2 1, ठीक है, 4 3 2 1 यानी कि सी सही है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है किस विद्वान ने केशव को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा के नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे और अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करेंगे इस प्रश्न को। तो किस विद्वान ने केशव को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी है। ऑप्शन है गणपत चंद्रगुप्त है, मिश्र बंधु हैं, पदम सिंह शर्मा हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो आंसर जो हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने माना है कि जो केशव दास हैं उनकी भाषा बहुत ही सटीक और उपयुक्त महत्वपूर्ण भाषा रही है, तो उन्होंने भाषा का मिंटन माना है केशव दास को। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न। प्रश्न है जायसीकृत अखरावट की तर्ज पर लिखा गया रामदास सहाय के ग्रंथ का नाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जायसी की अखरावट जो रचना है, महत्वपूर्ण रचना है जायसी की अखरावट। तो इसी की तर्ज पर कौन सा ग्रंथ लिखा है रामदास सहाय ने, ये बताना है हमको। ऑप्शन है स्वर खड़ी, वर्ड विनोद, वर्डमाला वली, और दूसरा है का कहरा। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा का कहरा, यानी कि स सही का कहरा जो आंसर ऑप्शन है वो सही है। और अखरावट की तर्ज पर ये महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को। इसके बाद है नायिका भेद की दृष्टि से सर्वप्रथम रीतकालीन ग्रंथ है वो कौन सा है। ऑप्शन है ललित ललाम, सुख सागर तरंग, कवि कुल कंठाभरण और सर्व 16 प्रकाश, 4 ऑप्शन है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा सुख सागर तरंग। आंसर हो जाएगा इसका सुख सागर तरंग, यानी कि बी सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है छंद निरूपण ग्रंथों में प्राचीनतम रीतकालीन ग्रंथ है। छंद निरूपण ग्रंथों में रीतकालीन प्राचीनतम ग्रंथ हमको बताना है कौन सा है। ऑप्शन है व्रत कौमुदी है, छंदसार है। आज फोन भी थोड़ा सा ठीक नहीं काम कर रहा है, गड़बड़ हो जाता है बार बार, तो इसको आप लोग माइंड ना करें। व्रत कौमुदी है, छंदसार है, पिंगल और पिंगल शास्त्र है, छंदमाला है। तो आंसर हो जाएगा 18 का छंदमाला, यानी कि डी सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रीतकालीन ग्रंथों की उन रचयिताओं से मिलाइए। ठीक है, रीतकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनके रचयिताओं से उनको रचनाओं का मिलान करना है। ऑप्शन है सुधा निधि है, रत्न हजारा, द्रोण पर्व है और रामेश्वर मेघ है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका 19 का वो हो जाएगा डी सही। 1 2 3 4 आप लोग मिलान कर लीजिएगा, इसमें सारे के सारे सही हैं, मतलब अलग क्रम से ही रखे गए हैं ये सारे जो है ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा इसका डी सही। इसके बाद देखिएगा प्रश्न नंबर है 22। निम्न में से कौन सा ग्रंथ रीतकाल का नहीं है, ये बताना है। ऑप्शन है रसराज, अलंकार पंचाशिका, व्रत विचार और व्रत कौमुदी। तो आंसर जो हो जाएगा लास्ट का व्रत विचार। आंसर है व्रत विचार, यानी कि सी। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग